नमस्कार, आज की बात में आपका स्वागत है। आज सबसे पहले मैं आपको झारखंड के दुमका से आई कुछ परेशान करने वाली तस्वीरें दिखाता हूं। ये तस्वीरें शर्मसार करने वाली हैं। ये तस्वीरें दिखाती हैं कि कैसे छात्र अपने टीचर्स का अपमान करते हैं। ये तस्वीरें दिखाती हैं कि सोशल मीडिया का किस तरह से मिसयूज किया जाता है। इन तस्वीरों में आप देखेंगे कि स्कूलों में पढ़ने वाले छोटे छोटे बच्चों ने वीडियो वायरल करने के लिए अपने टीचर्स को किस तरह से इंसल्ट किया। दुमका में एक स्कूल में बच्चों ने नंबर कमाने पर अपने टीचर्स को पेड़ से बांधकर पीटा और इस पिटाई को सोशल मीडिया पर लाइव टेलीकास्ट किया। गुरुजी की पिटाई के वीडियो कई मोबाइल फोन पर रिकॉर्ड किए गए और अध्यापकों के सम्मान के बहुत सारे वीडियो सोशल मीडिया पर पोस्ट कर दिए गए। स्टूडेंट्स और टीचर्स के बीच विवाद की, मारपीट की खबरें आज के जमाने में कई बार आती हैं, कोई नई बात नहीं है। लेकिन जो घटना आज मैं आपको दिखा रहा हूं, यह बहुत सारे सवाल खड़े करती है, चिंता पैदा करती है। यह मसला काफी गंभीर है। जब आप इसका वीडियो देखेंगे, स्टूडेंट्स का ऑडियो सुनेंगे, तो आप भी चौंक जाएंगे। स्कूल के छात्र इम्तिहान में नंबर कम आने को लेकर नाराज थे, लेकिन उन्होंने अपनी नाराजगी की भनक टीचर्स को नहीं लगने दी। स्कूल के स्टाफ और टीचर को बात करने के लिए बुलाया। उनसे पूछा अगली बार नंबर अच्छे कैसे आएंगे, इंप्रूवमेंट कैसे होगा। इस सब पर बात करने के लिए उन्हें बुलाया गया है। अपने छात्रों को सलाह देने के लिए जैसे ही टीचर बच्चों के पास पहुंचे तो स्टूडेंट्स ने लाठी डंडों से अपने टीचर का स्वागत किया। गुरुजी को और स्कूल के स्टाफ को पेड़ से बांध दिया। इसके बाद बच्चों ने अपनी जेब से स्मार्टफोन निकाले और गुरुजी की पिटाई का वीडियो सोशल मीडिया पर लाइव दिखाना शुरू कर दिया। इस मारपीट का बच्चों के इम्तिहान से, पढ़ाई लिखाई से कोई मतलब नहीं था। वो सिर्फ गुरुजी की पिटाई का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल करना चाहते थे। पूरा मामला क्या है, छात्र इतने नाराज क्यों थे, उन्होंने टीचर्स की पिटाई क्यों की, क्या स्टूडेंट को किसी ने भड़काया, पुलिस ने इस मामले में क्या किया, सारी की सारी डिटेल मेरे पास है। लेकिन सबसे पहले आपको देखना चाहिए गुरुजी को सजा देने वाले चेलों की करतूत का वीडियो। हाँ, ये होगा, ये किए हैं आप लोग। जिंदगी का खिलवाड़ हुआ है। क्या क्या है, हाँ भुगतना होगा। जो करेगा वो भुगतेगा। आप तो जिंदगी पेपर दुखी हैं। हाँ, हम गलती किए होंगे लाइव कर रहे हैं, सोशल मीडिया पर लाइव करो। बचा नहीं बहना, फेसबुक में सब डाल देंगे, समझ लीजिएगा। हम लोग गलती किए हैं तो हम लोग सजा देंगे। हाँ, हम लोग को जिंदगी के साथ नहीं किए है ना। हाँ, गलती किए तो सजा भुगतेंगे। हाँ, जो करेगा होगा। स्कूल के यूनिफॉर्म पहने छात्र और पेड़ से बंधे टीचर। जिस स्कूल टीचर को पेड़ से बांधा गया है उनका नाम है कुमार सुमन। कुमार सुमन के अलावा जो दो शख्स पेड़ से बंधे हुए खड़े दिखाई दे रहे हैं, उनमें एक है स्कूल के क्लर्क सोनेराम चौड़े। ये तस्वीरें दुमका जिले के गोपी कादर इलाके के सरकारी रेजिडेंशियल स्कूल की हैं। असल में झारखंड में 9वीं क्लास के बच्चों का रिजल्ट आया। इस स्कूल के 36 छात्रों ने 9th बोर्ड की एग्जाम दिया था। परीक्षा में 11 छात्रों को 2 विषयों में डी ग्रेड मिला। इससे स्टूडेंट नाराज हो गए। बच्चे स्कूल के प्रिंसिपल रामदेव प्रसाद केसरी के पास पहुंचे। प्रिंसिपल साहब ने कह दिया जब एग्जाम हुए थे उस वक्त कुमार सुमन प्रिंसिपल थे, उन्हीं से जाकर पूछो। पुराने प्रिंसिपल ने स्टूडेंट्स को प्रैक्टिकल में मिले नंबर साइट पर अपलोड नहीं किए, इसलिए नंबर कम आए। इसके बाद सारे स्टूडेंट्स कुमार सुमन के पास पहुंचे। प्रैक्टिकल सब्जेक्ट के नंबर दिखाने की मांग करने लगे। कुमार सुमन ने कह दिया अब वो प्रिंसिपल नहीं है, इसलिए नंबर नहीं दिखा सकते, उनके पास कोई अधिकार नहीं है। स्टूडेंट ने स्कूल के क्लर्क से नंबर दिखाने को कहा, उसने भी मना कर दिया। इसके बाद छात्रों ने गुरुजी को सबक सिखाने की साजिश रची। टीचर और क्लर्क को यह कहकर बुलाया गया कि बात करनी है। छात्र समझना चाहते हैं कि इंप्रूव कैसे करें। गुरुजी बच्चों को गाइड करने पहुंचे, लेकिन बच्चों ने
गुरुजी को पकड़कर पेड़ से बांध दिया और सोशल मीडिया पर गुरुजी की पिटाई लाइव होने लगी। वायरल करना है हमको वीडियो, वायरल करना है हमको वीडियो। यही लोग मिला हुआ था, प्रैक्टिकल के चलते ये सब हुआ है। प्रैक्टिकल के चलते ये लोग सर लोग हम लोग को दिया नहीं है प्रैक्टिकल। हम लोग गलती की है तो हाँ ये होगा, ये किए हैं आप लोग। जिंदगी का खिलवाड़ हुआ है, हाँ भुगतना होगा। जो करेगा वो भुगतेगा। हम लोग जिंदगी खराब करते हैं, बोलना चाहते हैं। खोले उधर लाइव कर रहे हैं, सोशल मीडिया पर लाइव करो। प्रैक्टिकल के चलते सब हुआ है, फेसबुक में सब डाल देंगे, समझ लीजिएगा। हम लोग गलती की है तो हम लोग सजा मिलेगा। हाँ हम लोग से जिंदगी के साथ में किए है ना, हाँ गलती की है तो सजा भुगतेंगे। हाँ जो करेगा वो भुगतेगा। सारा फोकस इस बात पर है कि गुरुजी की पिटाई करो, इंसल्ट करो और सोशल मीडिया पर लाइव करो, सोशल मीडिया पर वायरल करो। अब गुरुजी हॉस्पिटल में हैं और गुरुजी को हॉस्पिटल पहुंचाने वाले चेले गायब हैं। छात्रों की नाराजगी का शिकार कुमार सुमन ने बताया, उन्हें तो इस बात का जरा भी आभास नहीं था कि स्टूडेंट्स उनके साथ ऐसा कर सकते हैं। कुमार सुमन ने बताया कि छात्रों ने पहले तो उनके लिए कुर्सियों का इंतजाम किया, बहुत अच्छे से बात करते रहे, लेकिन कुछ ही मिनट बाद छात्रों का रूप बदला। उन्होंने लाठी डंडे निकाल लिए और पेड़ से बांधकर उनकी पिटाई शुरू कर दी। आज आए थे हम 10 बजे 9 बजे स्कूल, तो क्या करते हैं सो क्लास के लड़का सबको पढ़ाने, तो बोला सर अभी हम लोग मीटिंग करेंगे। तो हम ठीक है कोई मीटिंग होगा, ये लोग कहते हैं ठीक है कर लो। उसके बाद हम निकल गए तो हम बाहर में खड़े थे तो उधर से 30-40 लड़का आया और सबके लिए कुर्सी लगाया, हमको भी बुलाया कि सर आप भी आइए मीटिंग में, हमको भी आना है कहाँ। और उसके बाद उस रिजल्ट के बारे में बात शुरू की। टोटल सर स्कूल का ही छात्र था ना? हाँ। तो कौन सा क्लास का छात्र था सर? और किस कारण आपके साथ मारपीट हुई? उन लोग का जैक का रिजल्ट 9 का खराब हो गया है, 10-11 लड़के का। उसमें प्रैक्टिकल का नंबर वो कहता है कि नहीं पड़ा है। ये बात तो तस्वीरें भी कंफर्म कर देती हैं कि टीचर की पिटाई सोची समझी साजिश का नतीजा है। छात्रों को पता था क्या करना है, पूरी प्लानिंग की गई थी। जिस स्कूल में शर्मनाक घटना हुई, स्कूल में स्टूडेंट्स को मोबाइल फोन रखना मना है, लेकिन ज्यादातर स्टूडेंट्स के पास मोबाइल फोन दिखाई दे रहे हैं। छात्र टीचर को पेड़ से बांधकर उनकी पिटाई करते हुए वीडियो बनाने की योजना बनाकर आए थे। कई छात्र कह रहे थे कि मारपीट का अच्छी तरह से वीडियो बनाओ, इसे सोशल मीडिया पर डालना है, वायरल करना है। वायरल करना है हमको वीडियो, वायरल करना है हमको वीडियो। यही लोग मिला हुआ था, प्रैक्टिकल के चलते ये सब हुआ है। प्रैक्टिकल के चलते ये लोग सर लोग हम लोग को दिया नहीं है प्रैक्टिकल। हम लोग गलती की है तो हाँ ये होगा, ये किए हैं आप लोग। जिंदगी का खिलवाड़ हुआ है, हाँ भुगतना होगा। ये बात सही है कि कुमार सुमन ही पहले स्कूल के प्रिंसिपल थे, लेकिन उन्हें इस साल अप्रैल में प्रिंसिपल की पोस्ट से हटा दिया गया। नए प्रिंसिपल रामदेव प्रसाद केशरी ने चार्ज संभाल लिया। कुमार सुमन का कहना है कि अब वो प्रिंसिपल नहीं है, वो सिर्फ स्टूडेंट को पढ़ाते हैं। प्रैक्टिकल के नंबर देने में उनका कोई हाथ नहीं था, इसलिए ये समझ नहीं आ रहा कि स्टूडेंट्स ने उन्हें टारगेट क्यों किया। तो ये हेड मास्टर का काम है कि जो मतलब प्रैक्टिकल का नंबर दिलवाना और भेजना, उसी के पास आईडी कार्ड होता है, पासवर्ड होता है, सब चीज़ उसी के पास है। तो वो दिलाया नहीं और लड़के सबको बरगला दिया कि हम पहले थे तो मैंने हम लोग का रजिस्ट्रेशन कर दिए थे, सब कुछ कर दिए थे, तो एडमिट कार्ड हम ही निकाले थे, तो हमारे 10 से एडमिट कार्ड है। वो लोग कहता है कि जो आप ही कार्ड 10 करते हैं। हम बोले बाबू हम उनको प्रभार दे दिए हैं, 12 तारीख से उस पर नंबर पढ़ना था प्रैक्टिकल का, हम 5 को प्रभार भी दे दिए हैं, 5 जुलाई को पासवर्ड भी दे दिए हैं, जिससे कि नंबर खुलता है साइट, जिससे नंबर पड़ता है। तो 5 के बाद सारा चीज़ उनके पास था, जिससे कि नंबर पड़ता है। दिलवाना काम उनका नंबर था टीचर से, दूसरा कोई कैसे दे देगा जब तक कि वो नहीं कहेंगे या नहीं अति करेंगे। हेडमास्टर का काम है और उसका भेजना है हार्ड कॉपी। चूँकि हमको हटाया गया था तो हम हस्तक्षेप जल्दी नहीं करते थे किसी काम में, क्योंकि कहता था कि बरगलाते हैं लड़के को। आज भी लड़के कह रहा था कि आप मेनू के बारे में पूछ रहे हैं, मेनू के बारे में पूछते हैं, जबकि हम कभी ऐसा नहीं पूछते हैं। जब से हम
हटे हैं, केवल हम पढ़ाते हैं और फिर लोग के चले जाते हैं। लेकिन सब सिखाया हुआ बच्चा है। उसके बाद वो लोग कल आया था, कल शायद मीटिंग किया है, क्या नहीं किया। हम आए थे, हमको कुछ मालूम था नहीं, बस उधर डंडा रस्सी उसी लेके आया, हमको क्या किया कि नहीं आप ही की गलती है, आप ही की गलती है। हम बोले बाबा तुम देखो ना पहले कि कब से उसमें नंबर पढ़ना चाहिए, प्रैक्टिकल 12 तारीख को पढ़ना चाहिए, और हम 5 तारीख को प्रभार दे दिए। सारा चीज़ डॉक्यूमेंट्स पासवर्ड उनके पास है, तो वही नंबर दिलवाएंगे। हेडमास्टर वो न है, हमने न है। मामला टीचर्स की आपसी तकरार का है। प्रिंसिपल ने स्टूडेंट्स को यह कहकर भड़का दिया कि कुमार सुमन जो पहले प्रिंसिपल थे, उन्होंने बच्चों के प्रैक्टिकल के नंबर बोर्ड की वेबसाइट पर अपलोड ही नहीं किए, इसलिए स्टूडेंट्स के नंबर कम आए। इसके बाद छात्रों ने कुमार सुमन को पेड़ से बांधकर पीटा। इस मामले की जांच अब शिक्षा विभाग के अफसर भी कर रहे हैं। 3 अधिकारियों ने प्रिंसिपल, दूसरे टीचर से पूछताछ की है। घटना के बाद स्कूल के हॉस्टल की तलाशी ली गई। तलाशी के दौरान बड़ी संख्या में मोबाइल फोन बरामद किए गए। स्कूल में मोबाइल फोन लाना अलाउड नहीं है, इसलिए स्टूडेंट्स के पेरेंट्स को बुलाकर मोबाइल फोन उन्हें सौंपे जाएंगे। ये आवश्यक प्रतीत हुआ कि जो छात्रावास है उसमें एक बार लोगों से बात की जाए, बच्चों से बात की जाए, और इसी दौरान जांच के क्रम में कुछ बच्चों के पास से मोबाइल वगैरह बरामद हुआ है। तो उस मोबाइल को हम लोग अभी अपनी अभिरक्षा में रखे हुए हैं ताकि इनके अभिभावकों को उसे सुपुर्द किया जा सके, इस हिदायत के साथ कि बच्चों को यहाँ पर मोबाइल नहीं उपलब्ध कराएं। मारपीट की बात सामने आई थी सर, क्या है उसमें? हम लोग जब आए उस समय तक ऐसी कोई बात नहीं थी। इसके पहले छात्रों और शिक्षकों के बीच में कुछ गतिरोध की बात आई थी सामने, तो उस गतिरोध के निदान के लिए ही हम यहाँ पहुंचे हुए थे। घटना मारपीट की है, इसलिए पुलिस ने एक्शन शुरू किया है। शुरुआती पूछताछ और टीचर कुमार सुमन के बयान के आधार पर स्कूल के प्रिंसिपल और 11 स्टूडेंट्स के खिलाफ केस दर्ज कर लिया गया। हाँ, ये 29/8/2022 को आवासीय विद्यालय गोपी के अंदर के छात्रों द्वारा मारपीट किया गया था। पेड़ में बांध करके मारपीट किया गया था। इसमें 2 एप्लीकेंट ये हैं, आवेदक सोनाराम चौड़े लिपिक और कुमार सुमन जी सहायक शिक्षक आवासीय विद्यालय गोपी के अंदर के द्वारा आवेदन दिया गया, और आवेदन के आलोक में एक एफआईआर दर्ज किया गया। इसमें हमारा गोपी का थाना का संख्या 23/22 धारा 341, 323, 342, 109, 504, 34 IPC के अंतर्गत एफआईआर दर्ज किया गया और अनुसंधान अंतर्गत है ये मामला। तो सर टीचर्स की पिटाई के वीडियो से कई सारे शर्मनाक चेहरे उजागर होते हैं। हर चेहरा एक से एक शर्मनाक। शर्म आनी चाहिए उन छात्रों को जिन्होंने अपने अध्यापक की पिटाई की, गुरुजन का अपमान किया। शर्म आनी चाहिए उन टीचर्स को जिन्होंने अपनी रंजिश के लिए, बदला निकालने के लिए स्टूडेंट्स का बेजा इस्तेमाल किया। यह घटना दिखाती है कि आजकल स्मार्टफोन का, सोशल मीडिया का मिसयूज किस तरह से ब्लैकमेल और इंसल्ट करने के लिए किया जाता है। न स्कूल में कोई अनुशासन है, न अध्यापकों का सम्मान है, और न ही पुलिस का डर। इसीलिए यह घटना परेशान करने वाली है, चिंता में डालने वाली है। कौन कहेगा ये उस देश के छात्र हैं जहां गुरु को भगवान के ऊपर का दर्जा दिया गया है? ये कौन सी संस्कृति है जिसमें छात्र अपने टीचर को पेड़ से बांधकर उनकी पिटाई करें और अपमानित करने के लिए वीडियो वायरल करें? इसके बारे में पूरे समाज को बार बार सोचना चाहिए। दुमका से आज एक और खबर आई, दुमका की उस दिल दहलाने वाली घटना के बारे में जिसकी चर्चा कई दिन से पूरे देश में हो रही है। अंकिता को जिंदा जलाने के केस में आज कई डेवलपमेंट हुए। महिला आयोग की टीम ने पुलिस को निर्देश दिया है कि अंकिता को जिंदा जलाने के केस में आरोपी शाहरुख के खिलाफ पॉक्सो एक्ट की दफाएं जोड़ी जाए। आज बीजेपी के कई नेताओं ने अंकिता के परिवार को 28 लाख रुपए का चेक सौंपा। यह पैसा बीजेपी के नेताओं की अपील पर आम जनता से इकट्ठा किया गया है। असल में आज बीजेपी नेताओं के एक डेलीगेशन ने दुमका में अंकिता के परिवार वालों से मुलाकात की। बीजेपी के 2 सांसद निशिकांत दुबे और मनोज तिवारी के अलावा कपिल मिश्रा 28 लाख रुपए का चेक अंकिता के परिवार को देने के लिए पहुंचे थे। कपिल मिश्रा ने इल्जाम लगाया कि अंकिता की मौत की वजह सिर्फ यह है कि वो हिंदू थी। हेमंत सोरेन की सरकार मुसलमानों के लिए सारे इंतजाम करती है।
कपिल मिश्रा ने कहा, यह मामला सिर्फ मर्डर का नहीं, लव जिहाद का केस है। हत्यारे के लिंक पीएफआई से हैं, इसलिए हर एंगल से इस मामले की जांच जरूरी है। सरकार का हेलीकॉप्टर नदीम अंसारी के लिए गया तो अंकिता के लिए क्यों नहीं गया? वो बच्ची मरने वाली नहीं थी, किसी स्थिति में अंकिता मरने वाली नहीं थी। अंकिता का बयान, अंकिता का वीडियो पूरे देश ने देखा है। वो बोल रही थी, वो बात कर रही थी, आराम से उसको ठीक किया जा सकता था अगर सरकार गंभीर होती। सरकार अपनी पिकनिक मना रही थी और वो बच्ची यहाँ तड़प रही थी। क्या इस प्रकार से आप, अगर नदीम अंसारी के लिए हेलीकॉप्टर आ सकता है तो अंकिता के लिए हेलीकॉप्टर क्यों नहीं आया? दुनिया में कहीं भी लेके जाते, इलाज कराते बच्ची का। एक बच्ची आंखों के सामने तड़प तड़प के बोल रही है कि मैं मर जाऊंगी और आप उसे मरने दे रहे हो। आपके पास अभी टाइम नहीं है इस दरवाजे पे आके खड़े होने का, आपके पास टाइम नहीं है। आपका भाई यहाँ से एमएलए है जीता हुआ, इस दरवाजे पे आना उनका धर्म बनता है, उनकी जिम्मेदारी बनती है, उनका कर्तव्य बनता है। इस दरवाजे पे आके परिवार के कंधे पे हाथ रखना, ये मुख्यमंत्री का, मुख्यमंत्री के भाई का धर्म बनता है। पीएफआई का एंगल सामने आ रहा है, बांग्लादेशी कट्टरपंथी इस्लामिक संगठनों का एंगल सामने आ रहा है, लव जिहाद के एंगल से इसकी जांच होनी चाहिए। ये लव जिहाद का मामला है, इसकी जांच क्यों नहीं की जा रही लव जिहाद के एंगल से? आप इसको रफा दफा कर दें। चुना हुआ विधायक बोल रहा है कि मामला हो गया, शाहरुख की गिरफ्तारी पे मामला खत्म होगा क्या? मास्टरमाइंड कौन है? ट्रेनिंग देने वाला कौन है? ऐसे पेट्रोल डाल के आग लगाना बिना ट्रेनिंग का काम नहीं है ये किसी सिरफिरे आशिक का काम नहीं है, ये सुनियोजित मर्डर है। इसमें लव जिहाद के एंगल से जांच होनी बहुत जरूरी है और ये समझना होगा कि जो भी लोग इस मामले पे पर्दा डालने की कोशिश कर रहे हैं वो तुष्टीकरण की वो गलती कर रहे हैं जिसकी कीमत हम सबकी बेटियों को और बहनों को चुकानी पड़ेगी। कपिल मिश्रा की यह बात तो सही है कि दुमका हेमंत सोरेन के परिवार का गढ़ है। दुमका से हेमंत सोरेन के भाई बसंत सोरेन विधायक हैं, लेकिन वो अब तक अंकिता के परिवार से मिलने नहीं गए, संवेदना जताने नहीं गए। इसे बीजेपी ने बड़ा मुद्दा बना दिया है। बीजेपी के एमपी मनोज तिवारी ने भी कहा, इतनी खौफनाक वारदात होने के बावजूद सरकार और मुख्यमंत्री ने जैसी उदासीनता दिखाई है वो हैरान करने वाली है। सरकार मदद नहीं कर सकती थी तो कम से कम दिलासा तो दे सकती थी। सरकार के मंत्री, लोकल विधायक परिवार को हिम्मत तो बंधा सकते थे। हेमंत सोरेन ने इतना भी नहीं किया। सिर्फ अंकिता की ही नृशंस हत्या नहीं हुई है, बल्कि यहाँ पे मानवता की भी हत्या हुई है और हो रही है, हर पल हो रही है। यहाँ के मुख्यमंत्री की इतनी उदासीनता इस घटना के प्रति, जितनी सवाल उठ रहे हैं, अगर आप खुद भी जाकर के मीडिया बात करें उनके पिताजी से, तो बच्ची कहाँ सोई थी, कहाँ से उसका खिड़की खोला गया, कैसे पेट्रोल फेंका गया, कैसे उसमें सलाई मारी गई, कैसे टाइमिंग का पता चला होगा वो यहीं सोई हुई है। ये सारी चीजें एक सुनियोजित हत्या की तरफ इशारा करता है। और मैं बड़ा हैरान हूं कि झारखंड की सरकार का कोई चुना हुआ नुमाइंदा अभी तक यहाँ आया नहीं। वो सहायता क्या करेंगे जो कि यहाँ खड़ा भी नहीं हो सकता। बीजेपी ने इतने सारे सवाल पूछे तो आज झारखंड मुक्ति मोर्चा के विधायक लॉबिन हेम्ब्रम अंकिता के परिवार वालों से मिलने पहुंचे। मुलाकात के बाद लॉबिन हेम्ब्रम ने कहा, गलती तो हुई है, सरकार के किसी नुमाइंदे को, पार्टी के किसी नेता को, लोकल विधायक को अंकिता के घर पहले जाना चाहिए था। सरकार को तो तुरंत खबर हो जाना चाहिए था और खबर होगी भी होगा, लेकिन उसको समय पर आ जाना चाहिए। अब किस कारण से लेट किए नहीं किए वो तो मैं नहीं बता पा रहा हूँ, लेकिन आना चाहिए। इस सब की घटना में तुरंत सरकार को बनना चाहिए और जो भी हो सके सरकार की तरफ से उसको न्यायिक प्रक्रिया के तहत या अपना सरकार की तरफ से वैसे लोगों को कठिन से कठिन सजा मतलब ऐसे लोगों को सीधे फांसी पर लटका देना चाहिए ताकि नहीं आए हैं। हमको तो लोग बताए कि आ गए थे, पता नहीं, हमको नहीं मालूम। सर, ये सरकार का पिकनिक मनाना जरूरी था या पीड़ित परिवार से मिलकर उनको सांत्वना देना जरूरी था? देखिए, पहले प्राथमिकता तो यहाँ तुरंत आना चाहिए था। मुख्यमंत्री के आवास से चंद किलोमीटर की दूरी पर रिम्स, वहाँ देखने के लिए भी नहीं आ पाए मुख्यमंत्री। देखिए, अब हम क्या बतावें, आना चाहिए। मेरे कहने का मतलब है ये, खास करके दुमका। इतने सारे सवाल इसलिए उठे क्योंकि अंकिता की मौत के बाद आज से पहले
झारखंड मुक्ति मोर्चा का कोई नेता अंकिता के घर पर उसके परिवार वालों से मिलने नहीं गया था। अंकिता जब हॉस्पिटल में मौत से जूझ रही थी, तब सरकार का कोई नुमाइंदा उसे देखने, हिम्मत बंधाने, इलाज का हालचाल पूछने हॉस्पिटल में नहीं गया था। रांची में हेमंत सोरेन की पूरी सरकार थी, जेएमएम के सारे विधायक थे। अंकिता रिम्स में भर्ती थी, लेकिन किसी ने हॉस्पिटल जाने की जहमत नहीं उठाई। इसीलिए बीजेपी के नेताओं ने आरोप लगाया कि एक दंगाई को तो हेमंत सोरेन की सरकार ने इलाज के लिए एयरलिफ्ट किया था, लेकिन अंकिता के लिए एयर एम्बुलेंस के इंतजाम नहीं किया गया। आज हमारे संवाददाता आनंद पांडे ने अंकिता के पिता संजीव सिंह से बात की। अंकिता के पिता ने कहा कि अगर सही वक्त पर उनकी बेटी को इलाज मिल जाता तो शायद वो बच्ची बच जाती। अंकिता के पिता का कहना है कि वो अंकिता को लेकर जिन हॉस्पिटल्स में गए, वहां पंखे तक का इंतजाम नहीं था, उन्हें घर से टेबल फैन लेकर जाना पड़ा। तड़का टोटो किया, टोटो करके उसको सदर अस्पताल हॉस्पिटल ले गया, बगल में हम लोग का हॉस्पिटल है। वहाँ ले जाने के क्रम में वहाँ देखते हैं 1 वार्ड लिखा हुआ है एसी है, लेकिन एसी नहीं चल रहा है। यही पंखा मैंने ले गया उसको। ये वाला पंखा आप घर से ले गए हॉस्पिटल में? वहाँ पंखा भी नहीं था, एसी भी नहीं था? पंखा था, पंखा बड़ा रूम है, पंखा है तो उतना हवा नहीं लगेगा। जला हुआ पेशेंट है, उसको एसी चाहिए। हाँ, तो पंखा जाकर सामने में लगा करके उसका ठंडा दिए। तो यहाँ तो कोई इलाज है नहीं। डॉक्टर आए 9:30 बजे दिन में, उसको सिर्फ खाली सलाइन फलाइन चढ़ा रहा था। उसका महला पट्टी महला खाली लगा दिया ठंडा के लिए। फिर भी तो बेचैन थी, पूरा जली हुई थी वो। उसके बाद तो आए, बोले कि इसको रेफर कर देते बाबू, तुम यहाँ से ले जाओ। रांची पहुंचे तो उसका वहाँ लोग बहुत बैठे हुए थे। जैसे उतरे लोग रिसीव किए, रिसीव करके तुरंत हमको ट्रीटमेंट स्टार्ट करवा दिया। स्टार्ट किया ट्रीटमेंट, वहाँ भी गया, बॉन्ड वार्ड था, लेकिन वहाँ भी एसी है, लेकिन एसी काम नहीं कर रहा है। फिर मैंने वहाँ एक छोटा पंखा खरीदा, पंखा रूम में रखा हुआ है, छोटा पंखा खरीदा, टेबल फैन खरीदे। वहाँ भी वही हाल। डॉक्टर दिन भर में एक बार आते थे, विजिटिंग करके चल जाते थे, एक बार दिन भर में एक बार। अगर अच्छा से अच्छा हमको इलाज मिलता, अच्छा से मदद मिलता हमको, यहाँ विधायक से अगर मदद मिलता, वो हम अच्छा जगह ले जाते। बोकारो सोचे थे, बोकारो बर्न हॉस्पिटल ले जाएंगे। अगर अच्छा से अच्छा ट्रीटमेंट करा सकते हैं, मेरी बेटी बच जाती है। आज मेरी बेटी मरती नहीं। जिस पिता ने अपनी 17 साल की मासूम बेटी को तड़प तड़प कर मरते देखा हो, उसका दर्द समझा जा सकता है। हमारे संवाददाता आनंद पांडे उस कमरे में गए जहां अंकिता को जलाकर मार डाला गया। फॉरेंसिक डिपार्टमेंट की टीम इस कमरे से सबूत इकट्ठे करने गई। जिस कमरे से शाहरुख ने वहां सो रहे अंकिता पर खिड़की से पेट्रोल फेंका और आग लगाई, उस पूरे सीन को पुलिस ने रिक्रिएट किया है। अंकिता की बहन ने बताया कि अंकिता अपने घर में कमरे में खिड़की के पास सोती है। अंकिता पर कहां से पेट्रोल फेंका जा सकता है, ये सारी बात शाहरुख को पहले से पता थी। उसने अंकिता पर हमले की पूरी प्लानिंग की, रेकी की और पूरी तैयारी के साथ हमला किया। यही वो कमरा है और यही वो बेड है जहां पर अंकिता सोई हुई थी, और इस बेड पर अंकिता सोई हुई थी, और अंकिता का जो सर था वो इस तकिए पर था, और इस खिड़की के ऊपर पर्दा था, और इस खिड़की का एक पल्ला जो है वो बंद था और एक पल्ला खुला हुआ था। तड़के 4 बजे अंकिता के ऊपर इसी खिड़की के बाहर से शाहरुख ने पेट्रोल फेंका। जैसे ही पेट्रोल फेंका तो अंकिता का कुछ ठंडा सा महसूस हुआ, तो उसकी नींद खुल गई, और उसने जैसे ही बाहर देखने की कोशिश की तो उसको शाहरुख नजर आया। तो ऐसे में जैसे ही वो खिड़की बंद करती, उसके पहले ही शाहरुख ने माचिस की तिल्ली जलाकर अंदर फेंक दिया, जिससे कि इस घर में आग लग गई। और यहाँ जो पर्दा था वो जल गया, बेड पे जो गद्दा बिछा हुआ था वो जल गया, और साथ ही साथ ये दीवार पे आप देख सकते हैं जो काले काले निशान, हालांकि इसको मिटाया गया है बाद में, ये भी पूरी जो है धुएं से काली हो गई थी। अंकिता की बहन ने बताया कि परिवार की आर्थिक स्थिति ठीक नहीं थी, इसलिए अंकिता खुद ट्यूशन पढ़ाकर अपना खर्चा चलाती थी और घर खर्च में भी मदद करती थी। उनका कहना है कि अंकिता पुलिस में जाना चाहती थी, शिकायत करना चाहती थी, लेकिन उससे पहले ही शाहरुख ने उसे जलाकर मार डाला। सर, घटना होने के बाद मेरी बहन हमको बताई कि वो 10-15 दिन से परेशान कर रहा था और बात करने के लिए, मिलने के लिए फोर्स कर रहा था। तो मेरी बहन मना कर दी, तो उसी में उसको धमकी दिया मारने का, और ऐसा कर दिया सर। तो रोज यहीं सोती थी? सर, रोज वो यहीं पे सोती थी। और शाहरुख का घर कितना दूर है यहाँ से? सर, मेरे घर से 10 घर के बाद। तो कभी अंकिता ने आपसे ये बातें शेयर की थी, आपको बताया था कि शाहरुख उसको तंग करता है?
सर ऐसा कुछ भी नहीं बताती, घटना होने के बाद ही बताई सब। सर वो 11 में पढ़ाई करती थी, पढ़ाई भी करती थी और ट्यूशन भी पढ़ाती थी, क्योंकि वो अपना खर्चा खुद निकाल सके। वो अपना खर्चा खुद निकालती थी और फिर घर का भी थोड़ा थोड़ा हेल्प करती थी। हाँ सर, पढ़ने में भी अच्छी थी। और सर उसका सपना था कि हम पुलिस बने, क्योंकि उसका जो हेल्थ था लंबाई चढ़ने, मतलब खुद को बोलती मेरा ऐसा हेल्थ है ना कि हम पुलिस बन जाएंगे। पापा भी उसको सपोर्ट करते हैं, हाँ बेटा हम तुमको बनाएंगे पुलिस। अंकिता का सपना पुलिस में जाने का था। अंकिता की हत्या के मामले में हेमंत सोरेन की सरकार ने लापरवाही तो की है। उसके पिता की बातों से साफ है कि अंकिता के इलाज पर ध्यान नहीं दिया गया। और इससे ज्यादा दुख की बात यह है कि अंकिता की मौत के बाद अब उसके चरित्र पर सवाल उठाए जा रहे हैं। यह साबित करने की कोशिश की जा रही है कि अंकिता की मौत आपसी झगड़े का नतीजा है। शाहरुख नाम के लड़के के साथ उसका अफेयर था। किसी भी बहन बेटी के लिए इस तरह के दुष्प्रचार करना बहुत ही दुखद बात है। और अगर एक घिनौना काम इलाके का विधायक करे तो यह और भी शर्म की बात है। वो विधायक चीफ मिनिस्टर का भाई हो तो लोगों का सरकार और जांच से भरोसा उठ जाता है। हालांकि लोग ये समझ रहे हैं कि इस वक्त झारखंड में राजनीति में क्या हो रहा है, कौन मर रहा है, कौन जी रहा है, इसकी परवाह किसी को नहीं है, क्योंकि चीफ मिनिस्टर हेमंत सोरेन का पूरा ध्यान अपनी कुर्सी बचाने पर है, पार्टी के विधायकों को टूटने से रोकने पर है। इसीलिए उन्होंने अपने 32 विधायकों को रायपुर भेज दिया है। चर्चा तो यह भी है कि हेमंत सोरेन भी जल्दी ही रायपुर जाएंगे, रायपुर में ही अपने विधायकों के साथ बैठकर आगे की रणनीति बनाएंगे। और जब तक झारखंड के गवर्नर हेमंत सोरेन की विधानसभा की सदस्यता पर कोई फैसला नहीं लेते, तब तक जेएमएम के विधायक रायपुर में ही रहेंगे। हालांकि अभी रायपुर के रिजॉर्ट में विधायकों के लिए बुकिंग कल तक की है। छत्तीसगढ़ की सरकार झारखंड के विधायकों की सेवा में लगी है। जेएमएम के विधायकों के साथ हेमंत सोरेन की सरकार में शामिल कांग्रेस के 2 मंत्री आलमगीर आलम और बन्ना गुप्ता रायपुर में थे। लेकिन चूंकि कल रांची में कैबिनेट की मीटिंग है, इसलिए आज ये दोनों मंत्री रायपुर से वापस रांची पहुंच गए। रायपुर में आलमगीर आलम ने दावा किया कि सरकार स्टेबल है, विधायक एकजुट है, लेकिन बीजेपी जिस तरह दूसरे राज्यों में सरकारें गिराई, वही काम बीजेपी झारखंड में करना चाहती है, लेकिन कामयाब नहीं होगी। हमारा काम सरकार के काम बंद नहीं है, सरकार अपने काम कर रही है। कल कैबिनेट है, इसीलिए हम 4 मंत्री कैबिनेट के लिए हम लोग जा रहे हैं। और क्यों यहाँ पर आए या नहीं आए, सारी बात को आप लोग जानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी जिस तरह, चाहे वो आपका मध्य प्रदेश हो, महाराष्ट्र हो, कर्नाटक हो, गोवा हो, इसी तरह करके जो बनी हुई मैंडेट वाली सरकार को गिराने के काम किया है। इसीलिए हम लोग सतर्क के रूप में हम लोग यहाँ पर वापस आएंगे क्या? वापस आएंगे निश्चित तौर पर। हेमंत सोरेन सरकार के मंत्री कह रहे हैं कि सरकार को कोई खतरा नहीं है, लेकिन मामला इतना सीधा नहीं है। हेमंत सोरेन की ही पार्टी झारखंड मुक्ति मोर्चे के कुछ विधायक अपने तेवर जरूर दिखा रहे हैं। लॉबिन हेम्ब्रम जैसे हेमंत सोरेन को भतीजा कहते हैं, लेकिन हेम्ब्रम ने पार्टी के दूसरे विधायकों के साथ रायपुर जाने से इनकार कर दिया। लॉबिन हेम्ब्रम फिलहाल रांची में ही हैं। उन्होंने कहा कि वैसे तो सरकार पर कोई मुश्किल नहीं है, अगर कोई आशंका है तो भी भागना ठीक नहीं है, रांची में रहकर ही मुकाबला करना चाहिए। पता नहीं क्या उठापटक आप लोग देखते हैं, हमको तो उठापटक नजर नहीं आ रहा। गया है लोग, अब किस काम से गए हैं वो भी तो मेरे बता के नहीं गए कि हम लोग फलाना काम के लिए जा रहे हैं। आप भी जेएमएम से हैं, भतीजा कहते हैं मुख्यमंत्री जी को। बिल्कुल भतीजा है तो भतीजा नहीं बोलेंगे। भतीजा की बात नहीं माने, आप गए नहीं, क्यों मानेंगे भाई? सब चीज भतीजा के बाद मान के चलेंगे क्या? अजीब हालत है। अब तो पार्टी लाइन से अलग जा रहे हैं। नहीं, अलग क्यों जा रहे हैं? आप ही लोग हमको अलग कर रहे हैं। मैं पार्टी में हूँ, पार्टी में रहूंगा, और हमको पूरा विश्वास है अगर ये जितने विधायक गए हैं वहाँ रणनीति बनाने के लिए गए हैं तो वो रणनीति यहाँ बनना चाहिए था। लेकिन फिर भी हमको पूरे विधायकों पर हमको पूरा भरोसा है, यूपीए गठबंधन के विधायकों पर। वो एकजुट रहेंगे, कोई बिकेंगे नहीं। ऐसा अगर कोई संभावना कोई रखता है तो बिकेंगे नहीं। हम लोग सरकार में हैं और सरकार चलाएंगे, सरकार रहेगी। लॉबिन हेम्ब्रम कह रहे हैं कि रांची से रायपुर जाने पर कई तरह के विवाद होंगे, और उनकी बात सही निकली। जैसे ही जेएमएम के एमएलए रायपुर पहुंचे, विवाद शुरू हो गया। झारखंड के विधायकों को जिस रिजॉर्ट में ठहराया गया है, एक सरकारी गाड़ी उस रिजॉर्ट में विदेशी शराब की पेटियां ले जाती हुई दिखाई दी। इस गाड़ी के वीडियो को बीजेपी ने बड़ा इशू बना दिया।
पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह ने वीडियो का हवाला देकर चीफ मिनिस्टर भूपेश बघेल पर हमला किया। रमन सिंह ने कहा कि कांग्रेस की सरकार छत्तीसगढ़ में शराबबंदी का वादा कर रही थी, अब वही कांग्रेस दूसरे राज्यों के विधायकों के लिए फॉरेन लिकर की सप्लाई कर रही है। मुख्यमंत्री जी और मुख्यमंत्री जी की टीम लगी हुई है, कैसे शराब पहुंचाया जाए। पूरी एक कार में भरी हुई शराब जब्त होती है, अंग्रेजी शराब, महंगी शराब, और उसके बारे में सरकार का स्पष्टीकरण नहीं आया है कि सरकार के वाहन में, सरकारी गाड़ी में कैसे शराब वहाँ पहुँचा, क्या इतनी ज़रूरत पड़ी, और उस गाड़ी को तुरंत जब्त किया जाना चाहिए। 2 बॉटल या 4 बॉटल से ज़्यादा शराब लेके लोग यदि घूमते हैं उनके ऊपर कड़ी कार्रवाई होती है, मगर सरकारी वाहन में शराब लेके पहुंचाई जा रही है। शर्मनाक है छत्तीसगढ़ के लिए। हम उनके स्वागत करें, माला पहनाएं, खाना खिलाएं, और इस तरह की जो चीज़ें हैं वो छत्तीसगढ़ का नाम और मर्यादा कम होता है। रमन सिंह को जवाब दिया मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने। भूपेश बघेल ने कहा, झारखंड में जो हो रहा है, जिस तरह से सरकार को गिराने की कोशिश हो रही है, उस सबके पीछे बीजेपी है। अगर बीजेपी जोड़ तोड़ और खरीद फरोख्त करके सरकारें बनाने की कोशिश नहीं करती तो ये सब नहीं होता। झारखंड के विधायक आए हैं और भारतीय जनता पार्टी जिस प्रकार से हॉर्स ट्रेडिंग कर रही है, और आपने देखा किस प्रकार से पश्चिम बंगाल में 3 विधायक पकड़े गए थे, और अभी जिस प्रकार से चर्चा चल रही है कि इलेक्शन कमीशन ने कोई पत्र दिया है और 1 सप्ताह हो गया है राजभवन से वो लिफाफा खुल ही नहीं रहा है, तो इसका मतलब ही यही है कि इनके अंदर खाने में कुछ पक रहा है। तो ऐसी स्थिति में वहाँ के दोनों पार्टियों ने, झारखंड मुक्ति मोर्चा और कांग्रेस पार्टी ने, अपने विधायकों को सुरक्षित रखने का फैसला किया। छत्तीसगढ़ आए, उनका स्वागत है। छत्तीसगढ़ की सरकार झारखंड के विधायकों की खातिरदारी करे, ये कोई बड़ी बात नहीं है। इसमें जो सियासत है वो समझने की जरूरत है। कांग्रेस हेमंत सोरेन की पार्टी को टूट से बचाने के लिए छत्तीसगढ़ ले गई, लेकिन जैसे जैसे गवर्नर के फैसले में देर हो रही है, कांग्रेस की टेंशन बढ़ती जा रही है, क्योंकि सियासी गलियारों में यह चर्चा शुरू हो गई है कि कहीं हेमंत सोरेन बीजेपी से डील ना कर लें। हेमंत सोरेन इस बात को लेकर चिंतित हैं कि कहीं उनके भाई बसंत सोरेन उनका साथ छोड़कर बीजेपी की मदद से सरकार न बना लें। कांग्रेस की मुश्किल यह है कि वो हेमंत सोरेन से कुछ नहीं पूछ सकती, और हेमंत सोरेन की मुश्किल यह है कि वो बसंत सोरेन से यह नहीं पूछ सकते कि वो बीजेपी से बात तो नहीं कर रहे। ना कांग्रेस सोरेन का साथ छोड़ सकती है, और ना हेमंत सोरेन अपने भाई बसंत सोरेन को बाहर निकाल सकते हैं। जेएमएम के विधायक रायपुर में मौज कर रहे हैं, कांग्रेस खातेदारी में लगी है, बसंत सोरेन तमाशा देख रहे हैं, और मुझे लगता है यह तमाशा अभी कुछ दिन और चलेगा। झारखंड में हेमंत सोरेन अपनी सरकार बचाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन झारखंड के पड़ोसी बिहार में 2024 के चुनाव की तैयारी की जा रही है। आज तेलंगाना के मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव ने पटना में चीफ मिनिस्टर नीतीश कुमार से मुलाकात की। केसीआर का पटना आने का औपचारिक मकसद तो गलवान घाटी में शहीद हुए जवानों के परिजनों की मदद करना था, लेकिन यह सिर्फ फॉर्मेलिटी थी। असली मकसद तो नरेंद्र मोदी के खिलाफ मोर्चा बनाने की कोशिश है। मोर्चा बनाने के लिए विपक्ष को एकजुट करने की कोशिश है। चंद्रशेखर राव ने नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव से मुलाकात की, लालू यादव और राबड़ी देवी से भी मिलने गए, और इसके बाद केसीआर ने कहा कि अब वक्त आ गया कि बीजेपी को हटाया जाए। सवाल यह था कि आखिर एंटी मोदी मोर्चे का नेता कौन होगा, चुनाव किसकी लीडरशिप में लड़ा जाएगा, प्रधानमंत्री पद का दावेदार उम्मीदवार कौन होगा, क्या नीतीश कुमार की लीडरशिप मंजूर होगी या फिर राहुल गांधी को नेता मानना पड़ेगा। इन सवालों को सुनकर नीतीश कुमार ने चंद्रशेखर राव से कहा, चलिए बहुत हो गया, लेकिन केसीआर उठने को तैयार नहीं थे। नीतीश कुमार और चंद्रशेखर राव की प्रेस कॉन्फ्रेंस का हिस्सा बहुत इंटरेस्टिंग है। इस वीडियो को देखकर आपको अंदाजा हो जाएगा कि एंटी मोदी मोर्चे की बात करना तो आसान है, लेकिन इसे अंजाम तक पहुंचाना कितना मुश्किल है। मैंने कहा प्रयास करेंगे, जो लोग हमारे साथ मिलके आएंगे मिलके चलेंगे, जो नहीं आएंगे उनको छोड़ के चलेंगे। 2024 में हराने की बात कर रहे हैं, उनके पास एक चेहरा है,
चेहरे के सवाल पे आप कह रहे हैं कि हम बैठकर वार्तालाप करेंगे, उसमें चेहरा निकलेगा। बिल्कुल। क्या ऐसी स्थिति बनती है तो केसीआर साहब नीतीश कुमार जी का नाम प्रपोज करेंगे? ऐसा देखिए, मैं कौन होता हूँ? अब चलिए, मैं कहूँगा तो कोई विरोध करेगा, मैं कहूँगा तो कोई विरोध भी करेगा। आप क्यों जल्दीबाजी कर रहे हैं? हमको बैठने दीजिए, बात तो करने चाहिए। एक मिनट बैठिए। इस पूरे प्रक्रिया में मैं बैठा हुआ हूँ, आप भी बैठिए आराम से। 50 मिनट हो गया, इस पूरे प्रक्रिया में कांग्रेस पार्टी की क्या भूमिका होगी? विपक्षी एकता में कांग्रेस पार्टी की क्या भूमिका रहेगी? राहुल गांधी क्या प्राइम मिनिस्टर के दावेदार रहेंगे? क्योंकि कांग्रेस पार्टी कहती है कि अरे ये सब सवाल काहे के लिए? राहुल गांधी। देखिए ऐसा है, नहीं सिंपल बात है। मैंने साफ कह दिया कि आप होशियार है, मैं आपसे भी होशियार हूँ। मैंने कह दिया है, कहिएगा वही बात। भैया नहीं प्लीज, मैंने बता दिया है। मैंने उनका नाम लिया तो आप बैठ जाइए। ऐसा है, हम जरूर बैठेंगे। भाजपा के जितना विरोधी दल है इस देश में, उनको सब एकजुट करने के हर संभव प्रयास हम करेंगे। अच्छा, अब इससे बढ़िया बात आपको क्या करें? इसके बाद में बैठक में सर्वानुमति से, सर्वसहमति से जो बात निकल कर आती है वो विस्तार रूप में हम आपको बताएंगे। विकास बिना ब्राह्मण के कोई शादी होता ही नहीं है, आपके बगैर कोई चीज हो ही नहीं सकता। नहीं, अब चलिए, नहीं झूठ मूठ अब इसके चक्कर में मत करेंगे। अरे भाई, ये सब छोड़ कर दीजिए, आप बैठिए ना सर, बैठिए प्लीज। सबके बारे में कह रहे हैं कि सबको हम लोग यूनाइट करने की कोशिश करेंगे। जी बैठिए ना। हाँ हो गया, चलिए ना, छोड़िए जी। अरे ये कह रहे हैं कि सबको, अपोजिशन को यूनाइट करने की कोशिश हम लोग करेंगे, तो हम लोगों की राय है, बात है, सबको मिलकर करेंगे। नीतीश कुमार जानते हैं कि बिहार में मीडिया के लोग कितने होशियार हैं। केसीआर उन्हें बिठाने की बार बार कोशिश करते रहे कि नीतीश कुमार नहीं चाहते थे इस मामले पर ज्यादा सवाल पूछे जाएं, केसीआर कुछ ऐसी बात न कह दें जो बाद में एम्बेरसमेंट हो जाए। तो इसी से समझ में आ जाता है कि एंटी मोर्चा बनाने में दिक्कत क्या है, मोदी के विरोधियों को इकट्ठा होने में परेशानी क्या है। लेकिन फिर भी केसीआर पूरी ताकत से जुटे हुए हैं। आज उन्होंने कहा कुछ भी हो, कोई भी नेता बने, किसी भी सूरत में देश से बीजेपी की सत्ता हटानी है और वो इसकी कोशिश करते रहेंगे। हमारे बड़े भाई नीतीश जी से विस्तार में बात हुई। एक बात तो समझ में आई और सहमति भी बनी कि किसी भी प्रकार से भाजपा सरकार को विदा करना है इस भारत से। इसलिए 8 साल हुए नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री बने हुए हैं। हर चीज में, हर सेक्टर में देश का विनाश हो रहा है। देश के हर वो आदमी परेशान है, बेहाल है, वो चाहे पानी का हो, बिजली का हो, खेती किसानी का हो, दलित वर्ग का हो, पिछड़ा वर्ग का हो, महिलाओं का हो। किस चीज का सुधार हुआ है इस देश में? अगर किसी का भी सुधार हुआ होता तो देश का यह हालत नहीं बनता। चंद्रशेखर राव पहले भी कई बार एंटी मोदी मोर्चा बनाने की कोशिश कर चुके हैं। 2019 के चुनाव से पहले देवेगौड़ा के साथ मिलकर उन्होंने इसी तरह का प्रयास किया था, लेकिन कामयाब नहीं हुए थे, क्योंकि मोदी के खिलाफ विरोधियों की बारात तो सज जाती है, लेकिन जैसे ही पूछा जाता है कि दूल्हा कौन होगा तो कई दूल्हे आ जाते हैं और बाराती भाग जाते हैं। आज पटना में जो दिखा उससे एक बात तो साफ है कि नीतीश कुमार एंटी मोदी मोर्चे के नेता बनना तो चाहते हैं, लेकिन यह बिल्कुल नहीं चाहते कि वक्त से पहले उनके नाम की चर्चा शुरू हो जाए।
हालांकि जिस वक्त चंद्रशेखर राव नीतीश कुमार के साथ 2024 के इलेक्शन की बातें कर रहे थे, उस वक्त पटना की सड़कों पर छात्र प्रदर्शन कर रहे थे और अपने भविष्य को लेकर नीतीश कुमार की सरकार से सवाल पूछ रहे थे। जवाब में आज एक बार फिर स्टूडेंट पर लाठीचार्ज हुआ। पटना में यह प्रोटेस्ट बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन की परीक्षा को लेकर था। असल में 8 मई को बीपीएससी के प्रिलिमिनरी टेस्ट का पेपर लीक हो गया, जिसके बाद नए सिरे से एग्जाम होना है। लेकिन आयोग ने एग्जामिनेशन का जो नया पैटर्न तय किया है, उसको लेकर स्टूडेंट्स नाराज हैं। आयोग ने तय किया कि नए पैटर्न में अब परीक्षा 2 दिन में होगी और परसेंटेज के मुताबिक रिजल्ट जारी किया जाएगा। स्टूडेंट इसी को लेकर आज विरोध करने के लिए सड़कों पर उतरे तो पुलिस ने उन पर लाठियां चलाई। बीपीएससी के जिन कैंडिडेट्स पर आज लाठीचार्ज हुआ, उन्होंने पहले तो पुलिस के खिलाफ नाराजगी जाहिर की और फिर बिहार के डिप्टी चीफ मिनिस्टर तेजस्वी यादव से मिलने उनके घर पर पहुंचे। इन नौजवानों ने बताया कि वो शांतिपूर्वक प्रोटेस्ट कर रहे थे, लेकिन पुलिस ने उन्हें दौड़ा दौड़ा कर पीटा। आरोप है कि पुलिस ने कई लड़कियों पर भी डंडे बरसाए। इन छात्रों का कहना है कि बीपीएससी की परीक्षा में जो पेपर लीक हुआ, उसके पीछे बड़ा करप्शन हुआ है। नए पैटर्न से एग्जाम कराकर उस करप्शन को छुपाने की कोशिश की जा रही है, जो गलत है। हमारे सभी साथी वहाँ जा रहे थे, शांतिपूर्वक जा रहे थे, बेली रोड को छावनी में बदल दिए। ऐसा लग रहा था कि हम लोग आतंकवादी हैं। इतना आर्बिट्रेरी और बारबेरिक पुलिस ने किया है, सोच नहीं सकते थे कि पुलिस ऐसा। बहुत डिसेंट क्राउड था सर, बड़े डिसेंटली हम लोग आयोग की तरफ बढ़ रहे थे। हाई होप था, चेयरमैन साहब ने बुलाया था कि आप 31 को आओ, हम आपकी बातों को सुनेंगे और जरूर आपको कंसीडर करेंगे। उसके बाद सर हमको रोका गया और बुरी तरीके से लाठीचार्ज किया गया। वो लोग बोले यहाँ से भागो, तो मैं बोली कि यार शांतिपूर्ण यहाँ प्रोटेस्ट लोग कर रहे हैं, तो भागने के क्या थी, कोई हंगामा तो नहीं कर रहे हैं, तो नहीं आप भागो। तो बोली कि नहीं मैं तो शांतिपूर्ण खड़ी हूँ। तो वो डंडा बरसाना स्टार्ट कर दिए। आईपीएस अधिकारी हो करके, क्या आईपीएस अधिकारी का ये अथी है जो बस फीमेल कैंडिडेट पे डंडा बरसाए। अभी हम लोग की ये मांग है, जैसे कि देखिए जिस पैटर्न पे एग्जाम लेते आ रहे हैं, आपका पैटर्न क्या है, आप एक दिन में सारे लोगों का एग्जाम लिखते हैं, सभी के लिए वही क्वेश्चन होता है। अब क्या ये बीपीएससी करने जा रही है, बीपीएससी करेगी 2 शिफ्ट में एग्जाम लेगी और दोनों को कह रहे कि हम दोनों में से परसेंटाइल निकालेंगे। तो ये क्या है, चोर दरवाजा है करप्शन करने के लिए। अध्यक्ष हैं बीपीएससी के, उन्होंने ही हम लोग को बुलाया था कि आप 31 को आएंगे, लेकिन एक दिन पहले उन्होंने डेट घोषित कर दिया विद परसेंटाइल एंड 2 शिफ्ट एग्जामिनेशन, जो कि हम लोग को मंजूर नहीं है और ये बहुत ही गलत है, क्योंकि ये जो क्या बोलते हैं करप्शन का दूसरा रास्ता है। एग्जाम जो है कि देर हो, दुरुस्त हो या पहले हो, जब भी हो, लेकिन एक शिफ्ट में हो और परसेंटाइल सिस्टम लागू ना हो और भ्रष्टाचार मुक्त एग्जाम हो। पटना से बार बार इसी तरह की पुलिस की बर्बरता की तस्वीरें आती हैं, ये दुखद है। तेजस्वी यादव ने खुद 10 लाख नौजवानों को सरकारी नौकरी का वादा किया है। अब नौजवान नौकरी मांग रहे हैं तो उन पर लाठियां बरसाई जा रही हैं। इसे ठीक नहीं माना जा सकता। आपको याद होगा, कुछ दिन पहले मैंने आपको दिखाया था कि पटना में एक एसडीएम ने सड़क पर प्रदर्शन कर रहे छात्रों को किस बेरहमी से पीटा था। लाठी उठाकर छात्रों की पिटाई कर दी थी। सरकार ने वादा किया था कि जांच कराएंगे और 2 दिन में एक्शन लेंगे। तेजस्वी यादव ने खुद एसडीएम के एक्शन को गलत बताया था और कहा था तुरंत जांच करवाएंगे। अब 2 हफ्ते होने को हैं, न जांच रिपोर्ट आई है, न एक्शन हुआ है। इस तरह के मामलों से सरकार के प्रति जनता का भरोसा कम होता है। लोग नेताओं के वादों पर विश्वास करना बंद कर देते हैं। नेतागिरी में क्या क्या होता है, इसका एक और एग्जाम्पल आज दिल्ली की सियासत में देखने को मिला। आम आदमी पार्टी के नेता आज सीबीआई ऑफिस पहुंच गए। आम आदमी पार्टी का आरोप है कि दिल्ली में उनके एमएलए को खरीदने की कोशिश की गई। आज उसी दावे को लेकर आम आदमी पार्टी के लीडर सीबीआई दफ्तर पहुंचे। आम आदमी पार्टी के नेताओं का कहना है कि 1.5 घंटे का इंतजार करते रहे, लेकिन सीबीआई के किसी अफसर ने उन्हें टाइम नहीं दिया। इसके बाद वो धरने पर बैठ गए, नारेबाजी शुरू कर दी। प्रोटेस्ट शुरू होने के बाद सीबीआई की तरफ से एक अधिकारी बाहर आए
वो आम आदमी पार्टी के नेताओं से उनका कंप्लेंट का लेटर लेना चाहते थे। संजय सिंह ने पूछा कि उन्हें अंदर क्यों नहीं जाने दिया जा रहा। इसे लेकर काफी देर तक बहस हुई और फिर सीबीआई अधिकारी ने आम आदमी पार्टी के नेताओं से उनकी शिकायत वाली चिट्ठी रिसीव कर ली। मोदी जी की जांच करो। दिल्ली में 40 विधायकों को खरीदने के लिए 800 करोड़ रुपए रखे हैं भारतीय जनता पार्टी ने। उन 800 करोड़ रुपयों की पकड़ धकड़ होनी चाहिए। भाजपा के नेताओं को जेल में डालना चाहिए, उनको अंदर करना चाहिए। लेकिन बड़े अफसोस की बात है, हमारे चुने हुए विधायक यहाँ पर खड़े, उनको 1 घंटे से मिलने नहीं दिया जा रहा है, सीबीआई में शिकायत करने नहीं दिया जा रहा है। भाजपा का कोई भी छोटा मोटा नेता आता है, उसको सीबीआई के लोग अंदर बैठाते हैं, उसको पूरा सत्कार देते हैं, उसकी शिकायत लेते हैं, मोहर लगाते हैं, वापस भेजते हैं। हमारे विधायक, चुने हुए विधायक यहाँ पे आए, उनसे मिलने के लिए तैयार नहीं। इसका मतलब साबित होता है कि सीबीआई भारतीय जनता पार्टी के कहने पे काम करती है। बीजेपी ने करारा जवाब दिया। बीजेपी ने कहा कि संजय सिंह कह रहे हैं कि बीजेपी के पास 800 करोड़ रखे हैं। अगर उन्हें पता है कि 800 करोड़ रुपए हैं तो ये रुपए कहां रखे हैं वो सीबीआई को क्यों नहीं बता देते। संबित पात्रा ने कहा कि यह आम आदमी पार्टी की ड्रामा पॉलिटिक्स है। केजरीवाल जानते हैं कि सच्चाई क्या है, अपने पाप को छुपाने के लिए धरने वाला पुराना फॉर्मूला अपना रहे हैं। आम आदमी पार्टी का ऑपरेशन थिएट्रिक्स, ऑपरेशन ड्रामा चल रहा है, वो हास्यास्पद है। याद करिए, ठीक सत्येंद्र जैन के अरेस्ट से पहले इसी प्रकार अरविंद केजरीवाल जी और जो आम आदमी पार्टी के नेता हैं वो इसी प्रकार की नौटंकी कर रहे थे, इसी प्रकार का ड्रामा कर रहे थे। अरविंद केजरीवाल जी सदन में खड़े होकर कह रहे थे कि विश्व के सबसे बड़े हरिश्चंद्र कोई हैं तो वो सत्येंद्र जैन हैं, आप देखिएगा हम कोर्ट से छूट के आ जाएंगे। और आज सत्येंद्र जैन जी को बेल नहीं मिल रहा है। मनीष सिसोदिया ने जिस प्रकार से एक्साइज कांड किया है, जिस प्रकार से लिकर गेट घोटाला किया है, आज हकीकत आम आदमी पार्टी और अरविंद केजरीवाल भी जानते हैं। इसलिए इस प्रकार का ड्रामा, इस प्रकार का स्वांग, दिस काइंड ऑफ थिएट्रिक्स दैट वी आर सीइंग टुडे, ये सब कुछ रचा जा रहा है। आम आदमी पार्टी के नेता सीबीआई के दफ्तर में इसलिए पहुंचे थे क्योंकि बीजेपी ने आज सुबह ही लेफ्टिनेंट गवर्नर को चिट्ठी लिखकर अरविंद केजरीवाल के आरोपों की जांच करने की मांग की थी। बीजेपी का कहना है कि अगर आम आदमी पार्टी के एमएलए को बीजेपी की तरफ से कांटेक्ट करने की कोशिश हुई, उन्हें खरीदने का प्रयास हुआ, तो केजरीवाल उसका सबूत क्यों नहीं देते, कॉल रिकॉर्ड सामने क्यों नहीं रखते। बीजेपी के 7 एमपीज ने इस आरोप को लेकर दिल्ली के लेफ्टिनेंट गवर्नर विनय कुमार सक्सेना को एक चिट्ठी लिखी है। बीजेपी ने एलजी से इस पूरे मामले की फॉरेंसिक जांच कराने की अपील की है। आज बीजेपी के लीडर मनोज तिवारी ने कहा, अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया बीजेपी के लीडर्स पर झूठे आरोप लगा रहे हैं। लिकर पॉलिसी में, शराब की नीति में जो गड़बड़ी की है उसे छुपाने के लिए ड्रामा कर रहे हैं और जनता को गुमराह कर रहे हैं। सिंपल सी बात है कि हम पब्लिक डोमेन में की गई इन बातों को हम बहुत गंभीरता से ले रहे हैं। जब किसी को कॉल आता है तो वो छुप नहीं सकता। अब समय आ गया है कि यह फैसला हो जाए कि किसका कॉल आया या कौन व्यक्ति आपके पास आया या कौन मैसेज लेके आया। इन सारी बातों का दिल्ली के हम 7 सांसद भारतीय जनता पार्टी के इसका जवाब चाहते हैं। और इसकी जब तक जांच नहीं होगी तब तक हम सत्य तक नहीं पहुंच पाएंगे। और जांच भी ऐसी वैसी नहीं होनी चाहिए, जांच फॉरेंसिक होनी चाहिए। जैसे ही बीजेपी ने जांच की मांग की तो आम आदमी पार्टी में हलचल हो गई। केजरीवाल की पार्टी के किसी नेता ने यह नहीं कहा कि आरोपों की जांच होनी चाहिए। सारे नेता कहने लगे सिर्फ दिल्ली में विधायकों की खरीद फरोख्त की नहीं, देश भर में बीजेपी ने जितने विधायकों को तोड़ा है उन सब मामलों की जांच होनी चाहिए। बीजेपी के एक और नेता मंजिंदर सिंह सिरसा ने एक नई बात बताई। सिरसा ने कहा कि अरविंद केजरीवाल ने अपने लीडर्स को कहा हुआ है कि बाकी सब कुछ बोलना
लेकिन दिल्ली की लिकर पॉलिसी की डिटेल्स पर कुछ मत बोलना। सिरसा ने कहा अभी वो ऑपरेशन लोटस की बात कर रहे हैं, आगे चलकर कहेंगे उनकी जान को खतरा है। अरविंद केजरीवाल वो आदमी हैं जो ऑटो चालक को भी कहते थे वीडियो बना लेना। अगर किसी ने भी कोई पैसे की ऑफर की तो उसकी फोन कहां आया, मैसेज आया, वो दिखा तो दें। अरविंद केजरीवाल जी ने एक मीटिंग करके अपने एमएलओ को और सारे स्पोक्स पर्सन को कहा कि आप किसी भी सूरत में शराब के आंकड़ों में नहीं जाएंगे, हमारी चोरी पकड़ी जा चुकी है, अगर तुम आंकड़ों में गए तो सीबीआई ईडी यहीं से आंकड़े उठा लेगी, हम मर जाएंगे। तो ये बातें इधर उधर की करेंगे। ऐसे 20 करोड़ की कही है ना, अभी कल 40 करोड़ की बात उड़ा देंगे। अब अरविंद केजरीवाल का अगला क्या बात होगी, नोट कर लेना, आपके टीवी पे ये बाइट उस दिन चलाना। अरविंद केजरीवाल भोले बन के कहेंगे मुझे पता चला है मुझे मारना चाहते हैं, अब मुझे किसी वक्त भी मार दिया जाएगा, मुझे बताया गया है कि अब मेरे को खत्म करने के अलावा इनके पास कुछ बता नहीं है। वहां मीटिंग हुई, उस मीटिंग में कहा गया कि इसको मार दो, मुझे मारेंगे, मैं मर जाऊंगा, कोई बात नहीं, देश तो बच जाएगा। ये अब अरविंद केजरीवाल का अगला नौटंकी का नाटक की स्क्रिप्ट मैं आपको बता रहा हूं। चूंकि आम आदमी पार्टी ने अब लिकर पॉलिसी को छोड़कर लेफ्टिनेंट गवर्नर विनय कुमार सक्सेना पर आरोप लगाने शुरू कर दिए। केजरीवाल की पार्टी के नेताओं ने एलजी पर करप्शन के आरोप लगाए हैं। इसे लेकर एलजी ने आम आदमी पार्टी के कई लीडर्स के खिलाफ लीगल एक्शन लेने का फैसला किया है। लेफ्टिनेंट गवर्नर की तरफ से आज एक बयान जारी किया गया जिसमें लिखा है कि सौरभ भारद्वाज, आतिशी, दुर्गेश पाठक और जस्मीन शाह के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। असल में आम आदमी पार्टी के लीडर्स ने हाल ही में एलजी विनय कुमार सक्सेना पर सवाल उठाए थे। इन लोगों ने आरोप तो यह लगाया था कि विनय कुमार सक्सेना एक ऐसे घोटाले में शामिल हैं जो 2016 में नोटबंदी के दौरान हुआ था और जो 1400 करोड़ रुपए की करप्शन का मामला है। विनय कुमार सक्सेना उस दौरान खादी ग्रामोद्योग के चेयरमैन थे। एलजी ऑफिस की तरफ से आज कहा गया कि इस मामले की जांच चीफ विजिलेंस ऑफिसर ने की। उसके बाद 4 लोगों को सस्पेंड किया गया। सीबीओ ने जो इन्वेस्टिगेशन किया उसके बारे में खादी ग्रामोद्योग ने सीबीआई को भी जानकारी दी थी। सीबीआई ने अपने इन्वेस्टिगेशन में 2 कैशियर्स का इन्वॉल्वमेंट पाया था, उनके खिलाफ एफआईआर भी दर्ज हुई थी। एलजी विनय कुमार सक्सेना के मुताबिक आम आदमी पार्टी के लोग झूठा आरोप लगा रहे हैं, लेकिन आम आदमी पार्टी का कहना है कि अगर विनय कुमार सक्सेना बेकसूर हैं तो सीबीआई की जांच से क्यों बचना चाहते हैं। इसमें 2 बातें, एक तो विनय कुमार सक्सेना का रिकॉर्ड बड़ा साफ है, वो एनजीओ चलाते रहे हैं, वो मेधा पाटकर के खिलाफ लड़ते रहे हैं, उन पर कभी कोई इल्जाम नहीं लगा। और आम आदमी पार्टी ने जिन लोगों की बातों के आधार पर विनय कुमार सक्सेना पर इल्जाम लगाया है वो दोनों एक्यूज्ड हैं, उनकी जांच सीबीआई पहले से कर रही है। अब बीजेपी ने केजरीवाल की लिकर पॉलिसी को लेकर जब घोटाले का इल्जाम लगाया तो केजरीवाल ने यह कहना शुरू कर दिया कि मनीष सिसोदिया को जेल भेजने की तैयारी हो रही है, सरकार गिराने की कोशिश हो रही है। सीवीसी की रिपोर्ट में दिल्ली के सरकारी स्कूलों में घोटाला सामने आया तो केजरीवाल कहने लगे कि एलजी ने करप्शन किया है। बीजेपी ने दोनों आरोपों की जांच की मांग की। एमएलए को खरीद फरोख्त की जांच की मांग की तो केजरीवाल की पार्टी के नेता परेशान हो गए। अब उन्होंने नए इल्जाम लगाने शुरू कर दिए। पूरे देश में आज गणपति उत्सव की शुरुआत हो गई। 11 दिन तक चलने वाले उस उत्सव में लोग अपने घरों में विनायक की मूर्ति की स्थापना करते हैं। इसके अलावा पंडालों और मंदिरों में भी गजानन की मूर्तियों की विशेष सजावट की जाती है, उनकी पूजा अर्चना की जाती है, आरती होती है। गणेश भगवान को बेहद प्रिय मोदक का प्रसाद चढ़ाया जाता है। गणपति उत्सव को लेकर सबसे ज्यादा उत्साह महाराष्ट्र में दिखाई देता है। मुंबई में मशहूर लाल बाग के राजा की इस साल 21 फीट ऊंची प्रतिमा स्थापित की गई। इस पंडाल में राम मंदिर की झांकी दिखाने वाला सेट भी तैयार किया गया, जिसे देखने के लिए पंडाल में आज सबसे ज्यादा भक्त पहुंचे। सिद्धि विनायक मंदिर को भी गणेश चतुर्थी के मौके पर खास तौर पर सजाया गया था। लाल बाग के राजा के अलावा जीएसबी सेवा मंडल, गणेश गली और चिंच पोखली के मशहूर चिंतामणि गणेश भी आज से विराज गए। आज गणेश उत्सव को लेकर कर्नाटक से 3 खबरें आई। हाईकोर्ट की परमिशन के बाद हुबली के ईदगाह मैदान में पहली बार
गणपति की स्थापना की गई। लेकिन बेंगलुरु के ईदगाह मैदान में आज पुलिस तैनात रही, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने बेंगलुरु के ईदगाह मैदान में गणेशोत्सव की परमिशन नहीं दी। सबसे अच्छी तस्वीर कर्नाटक के मांड्या से आई। मांड्या की बीडी कॉलोनी में हिंदुओं और मुसलमानों ने मिलकर गणपति की मूर्ति की स्थापना की। हिंदू और मुसलमानों ने मिलकर गणपति की पूजा भी की। वैसे तो मांड्या की बीडी कॉलोनी में मुसलमानों की आबादी ज्यादा है, लेकिन वो हर साल अपने हिंदू पड़ोसियों के साथ मिलकर गणपति उत्सव धूमधाम से मनाते हैं। आप सबको गणेश चतुर्थी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। भगवान गणेश आपको शक्ति दें, सुख दें, आपके सारे बिगड़े काम बनाएं। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।